अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चैप्टर 1 ऑफ द होल ब्रेन चाइल्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं तीनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर दूँ, बिकॉज सिमिलर अप्रोच है। इट टॉक्स अबाउट द ब्रेन, और जो एक दफ़ा एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है उसको दोबारा देने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो इस वाली किताब में द होल ब्रेन चाइल्ड 12 रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज़, तो ये बुक इसलिए इंटरेस्टिंग है कि उसमें स्ट्रैटेजीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है वो कहते हैं कि पेरेंटिंग विद द ब्रेन इन माइंड, द सर्वाइव एंड थ्राइव अप्रोच। तो कहते हैं कि बाय अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू सिंपल ईजी टू मास्टर बेसिक्स अबाउट हाउ द ब्रेन वर्क्स, आपको पता चल जाएगा कि आपके करने के काम क्या हैं। जैसे कि हैबिट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसी तरह से ब्रेन का एक फंक्शन ही ये है कि कुछ चीज़ें आप उसको शुरू में समझा दो कि देखो भाई हमने ऐसे चलना है, ये हमारा लॉजिक है, ये हमारी मतलब कि सोच है, ये हमारा पैटर्न है। ब्रेन फिर उस तरह से चलना शुरू कर देता है। और जब आप माइंडफुल पेरेंटिंग की तरफ आते हो तो यकीन मानिए कि अगर आपने अपने आप को माइंडफुल होना, यानी कि करने से पहले, रिएक्टिव होने से पहले, रिस्पॉन्स करने से पहले सोचना सिखा दिया हुआ है, तो आप एक बड़े फ्लेक्सिबल माइंड के पेरेंट बन जाते हो, जैसे कि हमने पहली बुक में डिस्कस किया। तो कहते हैं रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड बिल्ड अ फाउंडेशन। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी। उन्होंने एग्जांपल दी कि एक खातून है, उनका नाम मारिया है, और मारिया को एक दिन उनके ऑफिस में कॉल आई कि आपकी बेबी सिटर को और आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन आपकी जो बेबी सिटर है वो जो है वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस उसको लेके चली गई है। मारिया जो है वो भागी भागी उस सीन ऑफ एक्सीडेंट में पहुंचती हैं, तो उनका बच्चा जो है वो जो 2 साल का है इस वक्त, और हल्का हल्का बोलता है, वो अनकंट्रोलेबली रो रहा है और फ्रीक आउट हो रहा है। और मारिया को देखते साथ ही मतलब कि माँ उसको गोद में लेती है और बच्चा जो है वो कंसोल हो जाता है। जैसे ही बच्चा कंसोल होता है वो अपनी माँ से कुछ बात करने लगता है, और वो बात जो है वो राइटर कहते हैं कि वो इस तरह से करता है जो सिर्फ या उस 2 साल के बच्चे की माँ को समझ आ सकती थी या उसकी केयर टेकर को समझ आ सकती थी। तो बच्चा कहता है ई आ वू, ई आ वू। ठीक है, अब मतलब क्या है? ई का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि नहीं, ई वू, ई का मतलब हुआ सोफिया। सोफिया को वो ई कह के बुलाता था, ठीक है, मतलब जो केयर टेकर का नाम था। सोफिया जो है उसको वू जो है वो लेके चली गई है। ई वू, ई आवू नहीं, ई वू। तो सोफिया को वू लेके चले गए। अब आप ये देखो कि एक 2 साल का बच्चा है, उसकी अटैचमेंट उसकी माँ के साथ है और फिर उसकी केयर गिवर यानी उसकी गवर्नर्स के साथ है। जब एक्सीडेंट हुआ तो बच्चे को ये फिक्र नहीं थी कि मुझे कुछ हो गया है। बच्चे के लिए ये ट्रॉमेटिक था कि ई को यानी कि सोफिया को वू लेके चली गई है। अगर ये आम तौर पे अगर हम आम हालात में होते तो हम कहते हैं बच्चे का ध्यान इधर उधर कर दो, बच्चा जो है कहीं शौक में ना चला जाए। बच्चा ऑलरेडी शौक में जा चुका है, आप उसका ध्यान इधर उधर नहीं कर सकते हो। हम गलत तरीका हमारा ये होता है कि बच्चे को आइसक्रीम खिला दी, बच्चे को यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, उसको बहला दिया, उसको टॉयज दिला दिए। बच्चे का शौक और उसको जब आपने रिट्रेट नहीं किया, जब आपने उसको एड्रेस नहीं किया, तो वो एक ट्रॉमा बन के उसके जहन में बैठ जाता है, जब तक कि उसको वो या खुद बड़े होकर रिजॉल्व नहीं करता या जब तक कि वो आप उसके लिए रिजॉल्व नहीं करते। तो उसकी अम्मा ने, मारिया ने क्या किया कि जब भी वो कहता था कि ई, तो कहती थी हाँ सोफिया को वू, हाँ वो एम्बुलेंस से गई है, हाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था जी, आप डर गए थे जी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। और फिर वो बच्चा उसे कई दिन तक बस बात को रिपीट करता रहता है, क्योंकि उसको वो टाइम चाहिए उस ट्रॉमे से निकलने के लिए। आपने देखा होगा कि एज ह्यूमन बींग्स जब हमारे साथ ज़िंदगी के कोई वाक़यात मामलात होते हैं तो कितना अरसा लगता है हमें ट्रॉमे को डिस्कस करने में। कुछ लोग तो कई साल तक डिस्कस करते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था तो फिर मेरे साथ वैसा हो गया था, और उनका ट्रॉमा जेन्युइन है, उनकी तकलीफ जेन्युइन है। हम सुन के थक जाते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ जेन्युइन है। कुछ लोग जो होते हैं उनको सब्र आ जाता है, वो कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, उन्होंने थोड़े दिन अपना वावेला मचाया, उसके बाद ज़िंदगी के मामलात को ठीक करने में लगे। कुछ लोग जो होते हैं वो उस ट्रॉमे से, उस एक्सप्लिसिट ट्रॉमे से निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन की ब्रेन वायरिंग जो है वो इस हद तक ख़राब होती है कि हमें अपने मसलों को रिजॉल्व करना नहीं आता, अपने दबाव के अंदर रिजॉल्व नहीं करना होता, फिर अपने हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। तो उसको कहते हैं आप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ये है कि आपका जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है और जो आपका राइट साइड का जो ब्रेन है, आप उसको इकट्ठा काम करना सिखाते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
अच्छा, एक बेसिक है जो जिसका कि मैं चाह रही थी कि मुझे चार्ट मिल जाए ताकि जितनी दफ़ा वो ब्रेन के बारे में बात करें वो मैं चार्ट यूँ आगे स्क्रीन के आगे कर दूँ ताकि हमें पता हो। मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, वरना मैं यकीनन ये करती कि हर दफ़ा जब मैं ये बात करती तो मैं वो पिक्चर जो है वो अपनी वीडियो में डाल देती। खैर, इंशाल्लाह वन डे। तो ये बात प्लीज़ जहन में रखें, क्योंकि ये बात उन्होंने, चूँकि ब्रेन के बारे में है, बाकी 3 किताबें ब्रेन के बारे में हैं, ठीक है, कि ब्रेन हमारा किस तरह से फंक्शन करता है, फिर हम अपने किस तरह से रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं। तो इसलिए he says this, the brain has 100 billion neurons, each with an average of 10,000 connections to each neuron. और जब हमारे नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं तो हमारे नए नए न्यूरॉन्स जो हैं आपस में कनेक्शंस, पाथवेज बना रहे होते हैं और वो फायर अप हो रहे होते हैं और बेसिकली वो मेमोरीज को फॉर्म कर रहे होते हैं। तो सारा गेम जो है वो मेमोरी फॉर्मेशन का है और वो सारा न्यूरॉन्स का है और न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी का है। अब जो लोग ज़्यादातर टीवी देखते हैं और टीवी में इन्वॉल्व रहते हैं या वीडियो फिल्म वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी ब्रेन न्यूरॉन कनेक्टिविटी डिफरेंट है उन लोगों से जो हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हैं और किताबों से अपना नॉलेज गेन करते हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो स्पोर्ट्स देखते हैं और जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनकी ब्रेन न्यूरॉन कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट पाथवेज होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज फॉर्मिंग अ memory, everything is forming a pattern, everything is forming a mental map. जीन्स जो हैं वो डेफिनेटली प्ले करती हैं कि मतलब मैंने ये बात कहीं सीखी थी कि 50% ऑफ द पीपल जो होते हैं ना, हमारे जो मिजाज होते हैं वो हमारे जेनेटिक्स होते हैं। हमारे आबाओ अजदाद के मिजाज जिस तरह के थे, सख्त थे, करख्त थे, नरम थे, हलीम थे, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन जो 50% होता है फिर वो हम खुद बनाते हैं अपने यही न्यूरॉन कैपेसिटीज से, हमारे फॉर्मेशन से हम उनको बनाते हैं, ठीक है। और कहा गया है कि वेरियस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से ये पता चलता है कि दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस, जो हम बातें सुनते हैं, जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो काइंड ऑफ डिसिप्लिन हमारे साथ हुआ होता है, द इमोशनल फीलिंग, जो कुछ भी है, इट इफ़ेक्ट्स हाउ आवर ब्रेन डेवलप्स। और दूसरे अल्फाज में ये कि हमारे ब्रेन का जो आर्किटेक्चर होता है और हमारा जो इनबोर्न टेम्परामेंट होता है, यानी कि जो हमारा मिजाज होता है या जो हमारे पेरेंट्स हमें जिस तरह के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, ये सारे वेल इंटीग्रेटेड होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक। फिर वो कहते हैं कि गेट इन द फ्लो, नेविगेट बिटवीन द रिजिडिटी एंड केओस। तो वो कहते हैं कि आप इस तरह से समझो कि आपका जो दिमाग है वो बेसिकली एक रिवर है, ठीक है, और एक रिवर एक बड़ी आराम से फ्लो कर रहा है और आप इस रिवर में बड़े आराम से फ्लो कर रहे हो, लेकिन फ्लो करते करते एक बैंक पे केओस है, धर्म भरम सब कुछ कोई समझ नहीं आती, और बैंक की एक तरफ जो है वो रिजिडिटी है, ठीक है। तो केओस जो होता है वो टोटल लैक ऑफ कंट्रोल होता है, और जो अदर एक्सट्रीम है वो रिजिडिटी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो आपका दिमाग एक दरमियान का दरिया है और उसकी एक तरफ कोई कंट्रोल नहीं है जिसको उन्होंने केओस से मुशाबत दी, और एक तरफ उसकी रिजिडिटी है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जब आपके बच्चों के जो जहन है वो बेसिकली उस दरिया में आराम से गुजर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके साथ किस तरह का रवैया रखते हो, बेसिकली वो उस दरिया की रवानगी है। लेकिन जैसे ही वो चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे ही बच्चे जो हैं उस रिवर में, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई इमोशन आता है, कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई ट्रॉमा आता है, तो फिर वो या तो रिवर के एक किनारे से टकराते हैं या फिर वो रिवर के दूसरे किनारे से टकराते हैं। एज अ पेरेंट हमारे करने का काम ये है कि हम उनकी कश्ती को फिर से दरमियान में लेकर आए, ना हम ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो जाए और ना हम इतने अपने आप में इतने, और चूँकि हम पहली किताब में पढ़ चुके हैं कि अनलेस अंटिल हमारे इमोशंस रिजॉल्व हैं, हम उनके केओस को भी सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि हमारा केओस और उनका केओस मिलके एक केओटिक किस्म का रिलेशनशिप बन जाता है। कहते हैं तो इसी वजह से ये होता है कि आपका एक 5th ग्रेड का बच्चा या 9th ग्रेड का बच्चा या 10th ग्रेड का बच्चा एक आम जिंदगी, एक आम रूटीन में जा रहे होते हैं और अचानक से कुछ होता है और उनका मेल्टडाउन ख़त्म ही नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है इस बच्चे के साथ। उसकी वजह यह है कि उसकी ब्रेन की कनेक्टिविटी में, उसके पाथवे में कहीं पे वो या उसका ब्रेन केओस की तरफ चला गया या उसका ब्रेन ओवर रिजिडिटी की तरफ चला गया, जहाँ पे वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही या कर पा रहा, ठीक है। तो ये तो उसमें था। फिर उसके बाद हम आते हैं नो ड्रामा डिसिप्लिन में। उसमें फिर वो हमें ये कहते हैं कि रिक्लेम करें अपने वर्ड डिसिप्लिन को, रिक्लेम करें। उसका क्या मतलब है?
उसका मतलब है कि इफेक्टिव डिसिप्लिन का मतलब है कि आप कोई बैड बिहेवियर बंद नहीं कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ना आप कोई गुड बिहेवियर प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि आप दरमियान का रास्ता अख्तियार करें। हमारा दिन कितना खूबसूरत है, मैं कहता है कि दरमियान का रास्ता अख्तियार करो। ये नहीं कि बस कर दो, यही नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो जाओगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, स्पेशली इस जिन लोगों को मेरी पेरेंटिंग वीडियोस और बुक्स की अब रूटीन पता है, हमने एक बुक की थी अनकंडीशनल पेरेंटिंग करके, और उसमें ये था कि अगर और मगर करके अगर बच्चे से मोहब्बत करनी है तो फिर वो मोहब्बत जो है वो मुखलिस नहीं है, और वो बच्चे के जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। अगर तुमने ऐसे किया तो तुम मेरे लिए अजीज़ हो, मगर तुमने वैसा किया इसलिए अब तुम मुझसे बात ना करो, ये वाली। तो वो भी एग्जैक्टली यही बात करें कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप दरमियाना रास्ता अख्तियार करें और आप अपने बच्चे को स्किल्स दें और कनेक्शंस उनके नर्चर करें, ताकि जो उनका ब्रेन है वो बेटर डिसीजंस बना सके। और वो बार बार उनकी चारों किताबों में, एक्चुअली उनकी एक और किताब भी है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, उसमें भी वो यही बात करेंगे कि ज़िंदगी के नशेब व फराज उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे दिल, जहन, मिजाज दरहम बरहम हिल जुल जाते हैं और हम उनको रोक नहीं सकते, हम अपने बच्चों को उनसे बचा नहीं सकते। पर अगर हमने उनकी नशोनुमा, उनकी इमोशनल नशोनुमा अच्छे तरीके से की होगी तो बच्चे chaos और रिजिडिटी के दरमियान में अकम्पलिश कर सकेंगे। वो कहते हैं कि से नो टू द बिहेवियर नॉट टू द चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे को ये ना कहें कि तुम बुरे हो, आप ये कहें कि यार ये जो आप हरकत कर रहे हो ना ये काबिले मतलब कि काबिले क्या है, एतराज़ है। मतलब आपने झूठ बोला, ये बुरी बात है, आप झूठे इंसान नहीं हो। हम क्या कहते हैं, हम लेबल कर देते हैं, तुम झूठे हो, तुम बदतमीज हो, तुम बुलाने हो, तुम धमकाने हो। हम बच्चे को लेबल कर देते हैं, हम बच्चे के बिहेवियर को लेबल नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं टू टेक इट इवन फर्दर, कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्यूनिटिव रिएक्शंस आर ऑफन काउंटर प्रोडक्टिव। यही कि पनिशमेंट वगैरह जब आप बच्चे को देते हैं तो आपके बच्चे को उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि आपने उसकी जहन की जो कश्मकश है उसको रिजॉल्व नहीं किया, आपने उसके केओस को रिजॉल्व नहीं किया, उसकी रिजिडिटी को रिजॉल्व नहीं किया, आपने अपने केओस को रिजॉल्व नहीं किया, आपने बस रिएक्ट कर दिया। और जब आपने रिएक्ट कर दिया तो फिर बच्चे ने कहा sorry, I'm not going to listen, I'm not going to understand. Connect and redirect. वो कहते हैं कि connect with your child lovingly with clear and consistent boundaries. ये बात सुनने की है, बहुत अच्छी है और ये हम करते भी हैं। बाज़ औक़ात कुछ पेरेंट्स माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अल्लाह मियां ने उनको हिकमत अता फरमाई और सब्र भी अता फरमाया, वो ऐसा करते हैं। उन पेरेंट्स को सलूट और सलाम, और मुझ जैसे जो हैं जो सीख रहे हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट अस हिकमत, आमीन। तो वो कहते हैं कि कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें और उनकी ज़िंदगी में एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो कायम करें। यानी कि वो हर वक्त हवास बाख्ता ना हो कि ये हो गया तो पता नहीं मेरी माँ किस तरह से रिएक्ट करेगी, और वो हो गया तो पता नहीं मेरे वालिद साहब किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वो कहते हैं कि चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, व्हाट्स परमिसिबल एंड व्हाट्स नॉट, और ये ज़रूरी है और इसके लिए बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है। लेकिन बाउंड्रीज हम तब सेट करते हैं जब हम अपने बच्चों को प्रिडिक्टेबली बता देते हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, दिन हो या रात हो, ज़िंदगी के अच्छे हसीन लम्हात हो या कि खौफनाक काली रात हो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको जज नहीं करेंगे। आप भी इंसान हो और आपको इमोशनली गलतियाँ करने की इजाज़त है, पर हम साथ साथ आपको दीन, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, कुरान की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ सिखा रहे हैं। ये चीज़ें करने की हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। ये चीज़ें नफ्स को भाती हैं, हमारी आखिरत के लिए बेहतर नहीं है। ये सारी बाउंड्रीज साथ साथ बतानी हैं, ये ज़रूरी हैं। ये हमारी दुनिया और आखिरत की क्या कहते हैं, कामयाबी की ज़मानत हैं। लेकिन बच्चे को पहले ये पता होना चाहिए कि आप उससे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं और आप मोहब्बत पे विद बाउंड्रीज करते हैं, नॉट अगर मगर, कंडीशंस के साथ नहीं करते, विद बाउंड्रीज करते हैं। बाउंड्रीज और कंडीशंस में फ़र्क है, बाउंड्रीज और कंडीशंस में फ़र्क है। Deep empathetic connection can and should be combined with clear and firm boundaries. Once we've connected with our child and helped the calm, then फिर ये है कि हाँ, बच्चा जो है वो
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس پوری کتابوں میں وہ اس بات کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نے لکھی, ہمارے 2 بچے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ ہمارے بچے بھی فالو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہٹ اور مس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر چیزیں مس نہیں ہوتی بلکہ کسی نہ کسی تعلق سے چلتی رہتی ہیں. کچھ نہ کچھ آپ صحیح کہیں کر رہے ہو جس کا کہ دیر پا آپ کو اثر نظر آتا ہے. اچھا یہ بھی چیپٹر نہیں تھا, یہ اباؤٹ دا بک تھا, یہ بھی اباؤٹ دا بک تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں ری تھنکنگ ڈسپلن. اور پھر انہوں نے کچھ پیرنٹس کی ایگزامپل دی ہے کہ کچھ پیرنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیہیویئر اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا تھا کہ اگر میں اپنے بچے کی جگہ ہوتا اور میرے بچے میں استطاعت ہوتی مجھے ٹائم آؤٹ دینے کی تو میرا بچہ مجھے ٹائم آؤٹ دے دیتا, میں اتنا برا تھا اپنے بیہیویئر میں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 سوال اپنے سے پوچھیں. واٹ نہیں, پہلے وائی, پھر واٹ, پھر ہاؤ. وائی ڈڈ مائی چائلڈ ایکٹ دس وے, جاننے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلے انڈر سرفیس مسئلہ کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ میری زندگی اجیرن کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, تم تو میرے لیے وبال جان ہو, عذاب ہو, اس طرح کے مطلب ہم نہایت بہت سخت کرخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں پہ. لیکن اگر ہم اس انڈرسٹینڈنگ سے اپروچ کریں کہ نہیں جینوئنلی ہمارے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ, اگر ہمارا بچہ بار بار کوئی بات ریٹریٹ کر رہا ہے, چاہے وہ غصے سے کر رہا ہے, چاہے وہ فرسٹریشن میں کر رہا ہے, چاہے وہ رو کے کر رہا ہے, چاہے وہ ناراض ہو کے کر رہا ہے, لیکن کچھ ہے جو اسے بادر کر رہا ہے اور آپ اس بات کو سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ واٹ لیسن ڈو آئی وانٹ ٹو ٹیچ ان دا مومنٹ. اگین کانسیکوینس نہیں ہونا چاہیے, مطلب کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی ڈسپلن ایشو اگر کھڑا ہوا ہے تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سچویشن میں پھر اپنے بچے کو سکھانا کیا چاہتا ہوں, ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں. 2 میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گی تو آئندہ تمہیں ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا, کبھی نہیں یاد رہتا, اگلے مہینے بھول جاتا ہے. ہاؤ کین آئی بیسٹ ٹیچ دس لیسن. اب بچے کی ایج کے لحاظ سے دیکھیں میری بات سن, جب آپ اس سچویشن میں ہوتے تو کوئی بھی نہیں یہ سننا چاہتا کہ میں نے تم سے کہا تھا یا میں نے تمہیں سمجھایا تھا یا میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. جب کچھ دن گزر جائیں یا 1 دن کم سے کم گزر جائے, جب سچویشن ریزالو ہو جائے, اس کے بعد آپ آرام سے اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا چاہے وہ بڑے ہوں, لیکن اسی وقت ان کو لیکچر دینا نہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو اچھا بہت مزے کی بات ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک 4 سال کا بچہ اور اس نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا این بیچ بازار میں. ماں کو غصہ چڑھا, ماں نے بھی آگے سے لگا دی, مطلب تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو, اور اونچا اونچا چیخا ہے, بچے کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی میں لے گئی اور پھر گاڑی میں جا کے جو کچھ ماں نے کیا وہ اس نے کیا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا 4 سال کا بچہ آپ کو یہ بتائے کہ میری والدہ, میں اس لیے آپ سے فرسٹریٹڈ ہوں کیونکہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے یا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور اس وقت مجھے اتنا زیادہ غصہ چڑھا ہے, میرا پارا میری طبیعت سے زیادہ ہائی ہو چکا ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر بیٹھوں کیونکہ مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے, کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, تو لہٰذا میں نے آپ کو تھپڑ مار دی ہیں. اب میں نے آپ کو تھپڑ مار دی اور میری تھپڑ مارنے کی یہ وجہ ہے. کیا کوئی 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ بھی یہ باتیں سمجھا سکتا ہے آن دا پوائنٹ, آن دا اسپاٹ؟ آپ کسی 15 سال کے بچے سے کوئی پوچھو یار تم نے کیا کیا ہے یہ, تو بعض اوقات بچے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا تھا. واقعی میں نہیں پتا ہوتا, جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, واقعی میں نہیں پتا ہوتا, کیونکہ ان کی ایموشنل ریگولیشن نہیں ہوتی, کیونکہ ایک ٹرسٹ فاؤنڈیشن بلٹ نہیں ہوتی, کیونکہ انہیں سمجھایا سکھایا نہیں گیا ہوتا, اسکل نہیں دیا ہوتا کہ جب یہ بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف, پریشانی, مشکل, انگزائٹی ہو تو اس کو تم نے ڈسکس کیسے کرنا ہے. They usually lash out because they don't yet have the capacity to regulate their emotions. وہی بات جو میں آپ کو پہلے کر چکی ہوں. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اس نے مجھے مارا, کیوں مارا, وہ مجھ سے, میں اس وقت, اب میں اس مومنٹ میں اس کو سکھا کیا سکتی ہوں, میں اس مومنٹ میں خود کیا سیکھ سکتی ہوں. یہ چیزیں انسان کے سوچنے کی, یہ چیزیں ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا انہوں نے پھر ایک ایگزامپل دیا کہ Kant versus Wundt discipline is not one size fit all. When we discipline, we must always consider a child's developmental capacity. 2 سال کے بچے کو آپ بولو کہ ایک جگہ پہ تم ٹک کے بیٹھ جاؤ, یا 3 سال کے بچے کو یہ بولو, یا 4 سال کے بچے کو یہ بولو, یا 5 یا 6 یا 7 سال کے بھی بچے کو بولو, تو یہ زیادتی ہے, یہ سراسر زیادتی ہے. وہ بچے کی کھیلنے بڑھنے کی ایج ہے. میں کہتی ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ ایک بچہ ڈن ہو کے بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ پہ, اور ایک بچہ ہنس رہا ہے, بول رہا ہے, کھیل رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کون سا بچہ زیادہ ہیلتھی ہے؟
चल फिर खेल रहा है या ना जो कि स्पेस में स्टेयर कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है हमें हेल्दी बच्चे मिल जाएं तो भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं पढ़ते हैं, और अगर हमें स्पेशल चाइल्ड मिल जाए तो भी हम अपने आप को मजलूम जाहिर करते हैं। हेल्दी बच्चों के साथ भी हमारा रवैया अच्छा नहीं होता, हम उन्हें इंसानों से की तरह ट्रीट नहीं करते, ना हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन सुनने में ये आता है। उसकी वजह ये कि हमारे माशरे की जो एक, अच्छा मैंने ये बात पहले भी बुक्स में की है कि ये सिर्फ हमारे माशरे यानी कि मुसलमान मुल्कों के माशरे की लानत नहीं है, ये वेस्ट और ईस्ट तमाम दुनिया के माशरों की ये लानत है कि हम लोग बच्चों को इंसान ही नहीं समझते। हम उन्हें अगर वो बदमिजाज हों तो कहते हैं कि ये बिगड़े हुए पैदा हुए थे, खुश मिजाज हों तो कहते हैं ये हम पे चले गए हैं, बदतमीज़ी करें तो कहते हैं किसी और से सीखी है, अच्छे ग्रेड्स लेकर आए तो कहते हैं हमारी जीन्स का कमाल है। और क्या करते हैं हम? खुश शक्ल खूबसूरत हो तो फिर वो मुझ पे गए हैं आप, मतलब जो खुश शक्ल पेरेंट है जो अपने बारे में खुश फहम है वो उस पे चला गया है। और कोई ऐसी हरकत कर दें या कोई ऐसी बात कर दें जो बड़ी तंज या तुख मिजाज की हो तो हम कहते हैं कि तुम उस रिश्तेदार पर हो जो मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? किसी हाल में उनको जीने नहीं देते वैसे, ऑनेस्टली बेचारे बच्चे क्या करें। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने एग्जांपल दी कि एक वालिद साहब जो थे वो सिंगल पेरेंट थे और वो अपने 5 साल के बच्चे की शिकायत लेकर आए इन दोनों मियाँ बीवी के पास, यानी कि डैनियल के पास और टीना के पास। ठीक है, अब डैनियल और टीना की पेरेंटिंग कंसल्टेंसी भी थी या है उस वक्त, वल्लाहु आलम। तो वो जो फादर हैं वो कहते हैं कि मेरा जो 5 साल का बच्चा है ना वो माशाल्लाह बहुत इमोशनली रेगुलेटेड है और मैं उससे ऐसी बात करता हूँ जैसे मैं बड़ों के साथ बात करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि बाज़ औक़ात वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि उसे हर बात की समझ है, और बाज़ औक़ात वो इतनी बचकाना बातों पे चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस वो 5 साल का, अगर मैं उसे कहूँ कि तुम्हारा ब्लू सिपी कप जो है वो डिश वॉशर में पड़ा हुआ, वो धुला हुआ नहीं है, तुम रेड वाले में पी लो, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे ब्लू ही चाहिए, और रोना और आंसुओं के साथ लोट पोट हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो इतनी बदतमीज़ी क्यों करता है। तो टीना उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती हैं तो वो ना अपने हाथ यूँ बांध लेते हैं और यूँ कर लेते हैं। तो डैनियल जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा मेरी बात सुने, मुझे लगता है कि आप हमसे एग्री नहीं कर रहे हैं। कहते हैं हाँ मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है मेरा बच्चा सिर्फ बिगड़ गया हुआ है, उसको लाड प्यार ने मेरे ने बिगाड़ दिया, वो बदतमीज़ है। ये कहते हैं अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, अब आप हमें बताएं कि आप एज अ पेरेंट क्या हर वक्त इमोशनली मुस्कुराते रहते हैं और हर वक्त अपने बच्चों को जी बेटा कह के बुलाते हैं, और जब आप दिन में थके हारे आते हैं और आपका बेटा आपसे कोई बात करना चाह रहा हो तो आप पूरी टेंशन देके कहते हैं बेटा मुझे सारी दिन की थकान ख़त्म हो गई, मैं तुम्हारी बात बहुत गौर से सुनूंगा, चाहे वो इंतहाई फालतू बात हो आपके नज़दीक, मतलब कि वो बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई हो गई और वो या निंटेंडो में कुछ हो गया या गेम में कुछ हो गया, वो आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप फुल टेंशन से सुनते हैं। तो वालिद साहब को ना बात समझ में आ गई, वो मुस्कुराने लगे। तो फिर डैनियल साहब उनसे कहते हैं, जो डॉक्टर डैनियल जो ऑथर है वो कहते हैं अब आपको मेरी बात समझ में आई है? कहते हैं हाँ मुझे आपकी बात समझ में आई। बात क्या समझ में आई कि हर वक्त हर इंसान चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो एक ही तरह के इमोशन में नहीं रह सकता। तो 5 साल का जो बच्चा है जो बज़ाहिर बहुत समझदार है, जो बहुत सारे मामलों में आपकी बातें समझ रहा है, बाज़-औक़ात वो इंतहाई थका हुआ होता है या उसकी कोई इमोशनल नीड होती है जो उस वक्त पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उसका मेल्ट डाउन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बिगड़ा हुआ है या बदतमीज़ है या आपके लाड़ प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया। लाड़ प्यार बच्चों को विद बाउंड्रीज़ बिगाड़ते नहीं हैं। लाड़ प्यार बच्चों को आगे चल के एज एडल्ट्स हाई सेल्फ इस्टीम वाले इंडिविजुअल्स बनाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बेहतर लेके चल सकेंगे, न कि हर वक्त मुंह में उंगली दे के यही सोचते रहेंगे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, हाय मैं बेचारी थे, हाय मैं बेचारा। यही करते करते ज़िंदगी गुजर जाएगी। ना खुद अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, ना आगे अपनी औलादों के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। क्या हम ऐसे बच्चे पाल रहे हैं? सोचने की बात, सोचने की बात। फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ मार पिटाई मत करें, गाली गलोच मत करें अपने बच्चों के साथ, एग्रेसिव प्लीज़ मत हों अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट पैदा हो जाती है। और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट क्या है? बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। जब वो स्ट्रेस हार्मोन बचपन की एज से रिलीज़ होना शुरू होता है तो आपको पता है कि दिमाग के साथ होता क्या है? दिमाग के साथ ये होता है कि आप एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट पैदा कर लेते हैं और आपके इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो फ्राइट और टेरर के होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट ही नेगेटिव होता है।
میں اپنے آپ کو بچا لوں کسی طرح سے, باقی سب بھاڑ میں جائیں. یہ والا بھی ہو جاتے ہیں لوگ, اسی لیے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے انتہائی سیلفش کہ میں بچ جاؤں, مجھے سزا نہ ملے, میرے اوپر الزام نہ آئے, مجھے کوئی برا نہ کہے. نعوذ باللہ. اوکے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ask yourself these questions. اب انہوں نے 8 questions بولے ہیں, اس کے بعد یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر پیرنٹ کی ایک ڈسپلن فلاسفی ہوتی ہے. آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈسپلن فلاسفی کیا ہے. ہاؤ پرپزفل اینڈ کنسسٹنٹ ایم آئی when I don't like how my kids are behaving. کنسسٹنٹلی میرا رویہ کیا ہے, جب وہ مس بہیو کر رہے ہوتے تو میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے, میری فلاسفی کیا ہے. دوسری پہ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ کام کر رہی ہے, is what I'm doing working, does my approach allow me to teach my kids the lessons I want to teach them in terms of both immediate behavior and how they grow and develop as human beings. میری اپروچ کیا ان کے بھی کام آ رہی ہے, میرے بھی کام آ رہی ہے. کیا میں اس اپروچ کے ساتھ خوش ہوں جو میں کر رہی ہوں, کیا پھر میں رات کو بیٹھ کے روتی ہوں کہ ہائے میں نے ظلم کیا اپنے بچوں پہ, یا میں خوش ہوں کہ میں ان کو ایک باؤنڈری کے اندر ایک ایموشنل ہیلتھی ایموشنل اسٹیٹ میں ان کی تربیت کر رہی ہوں. کیا میرے بچے خوش ہیں نارملی, کیا میرے بچے خوش ہیں, کیا میرے بچے کانفیڈنٹ ہیں, کیا میرے بچے میرے ڈسپلن فلاسفی سے خوش ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد do I feel good about the messages, am I communicating with my children. یہ نمبر 5 تھا. نمبر 6 ہے how much does my approach resemble to my own parents. یہ ضروری ہے کہ مطلب اگر تو ہمارے پیرنٹنگ ہمارے ساتھ کی گئی, جو ہمارے اوپر پیرنٹنگ کی گئی تھی وہ نیگیٹو ہے, تو کیا آپ اس سائیکل کو بریک کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں, یا کانشیسلی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سائیکلز ٹھیک نہیں تھے اور ان کو چینج کریں, یا آپ اس طرح کے پیرنٹس ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے. پھر نمبر 7, does my approach ever lead to my kids apologizing in a sincere manner? Even though this might not happen on a regular basis, does my approach at least leave a door open for it? مطلب کہ میرے بچوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں انہیں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ کیا تھا, اور وہ اپنے بڑے رویوں کے لیے اپولوجائز کرتے ہیں, یہ بڑے بچوں کے لیے ہے. نمبر 8 یہ ہے کہ does it allow for me to take responsibility and apologizing for my own actions. مطلب کہ کیا میں بھی اپنے آپ کو اسی پیڈسٹل پہ رکھتی ہوں کہ میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے, میرے بچے بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہم دونوں کو اپنی غلطیوں کے لیے ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے, ہماری کانورزیشنز آنیسٹ ہونی چاہیے, ہماری اپروچ اوپن ہونی چاہیے, نہ اس کو مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے, نہ مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے. اور آخر میں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب میں مطلب کہ نو ڈرامہ ڈسپلن میں آپ بیسکلی آپ کی گولز کیا ہیں, شیپنگ دی ایکسٹرنل بیہیویئر اینڈ لرننگ یور انٹرنل اسکلز. تو یہ ہم نے کی 2 کتابیں, اور اب اس کے بعد ہم تیسری ویڈیو میں آئیں گے, دا پاور آف شوئنگ اپ انشاءاللہ. اب نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم.